केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 30 मार्च 2026 को भारत को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है। इसके 3 दिन पूर्व ही 27 मार्च 2026 को नक्सल से प्रभावित जो जिले हैं भारत के, उन जिलों की नई श्रेणी का एक वर्गीकरण भी जारी किया गया है। अब ये नया वर्गीकरण क्या है, किस तरीके से है, इस नए वर्गीकरण में क्या चेंज है पहले के वर्गीकरण से, इन सारी चीजों को आज के वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की और जानते हैं इसी खबर के आलोक में कि यह नया वर्गीकरण क्यों किया गया है, क्या है और मुख्य तौर पर किन किन श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो प्रमुख प्राधिकरण की बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा यह विभाजन को लेकर, यानी कि जो वर्गीकरण किया गया है, श्रेणियों को लेकर जो विभाजन है उसको जारी किया गया है। और मुख्य घोषणा यही है कि जो नया लिस्ट बनाया गया है, जो नई लिस्ट है उसमें कितनी श्रेणियां हैं, तो उसमें 3 श्रेणियां बनाई गई हैं। अब कौन कौन सी 3 श्रेणियां हैं उसको अब देखते हैं। अब इसमें जो प्रभावित जिले हैं इसको वर्गीकृत करने का आधार क्या है, क्यों आखिर वर्गीकृत करना पड़ा। तो देखिए, इसको वर्गीकरण का आधार यही है कि पहले मोस्ट अफेक्टिव जो डिस्ट्रिक्ट्स होती थी, यानी कि जहां पर जो नक्सलवाद से सर्वाधिक प्रभावित जिले होते थे, अत्यधिक प्रभावित जो जिले होते थे, उनकी श्रेणी को बदल दिया गया। चूंकि 30 मार्च 2026 को यह घोषणा जब की गई केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा, तो यह बात कही गई कि नक्सलवाद से भारत मुक्त हो चुका है। तो मुक्त कैसे होगा, तो मुक्त इस तरह से हुआ है कि जहां पर नक्सलवाद के सर्वाधिक खतरे हुआ करते थे, अब उन जिलों की संख्या 9 के बराबर हो गई है, उन जिलों की संख्या सिर्फ 2 के बराबर रह गई है। यानी 2 जिले ऐसे हैं जहां पर नक्सलवाद से प्रभावित सर्वाधिक प्रभावित जिले हैं, जो कि 2005 से पहले अगर आप देखेंगे 2005 तक 200 से ज्यादा जिले हुआ करते थे। तो ऐसी श्रेणी में बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स हुआ करती थी उनको भी उसी कैटेगरी में रखना न्याय संगत नहीं होगा, इसीलिए इस नए वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी है। तो नए वर्गीकरण को देखते हैं कि क्या है यह नया वर्गीकरण। तो देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए कि जो पहले श्रेणी थी, जो नक्सलवाद से प्रभावित जो जिले हुआ करते थे, मोस्ट अफेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स उनको कहा जाता था, यानी कि अत्यधिक प्रभावित जिले के तौर पर वो जाने जाते थे, जिनको आप रेड कॉरिडोर भी समझते हैं। अब उस श्रेणी को बदल दिया गया। अब यहां पर 3 श्रेणियां बना दी गई, जिसमें कि पहली श्रेणी जो है वो लेफ्ट विंग जो एक्सट्रीमिज्म है उससे प्रभावित जिले जो है उसको उसमें रखा गया है। समझ लीजिए कि पुरानी वाली जो श्रेणी थी आपकी रेड कॉरिडोर वाली, वही LWE प्रभावित जिले, यानी कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से प्रभावित जिले, ये आपकी पहली श्रेणी हो गई। दूसरी श्रेणी आपकी कौन सी हो गई, दूसरी श्रेणी हो गई आपकी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंसर्न, यानी कि चिंताजनक जिले, दूसरी श्रेणी आपकी ये हो गई। और तीसरी श्रेणी हो गई लीगेसी एंड थ्रस्ट डिस्ट्रिक्ट्स, यानी कि विरासत और फोकस जिले। अब देखिए इसमें कितने कितने जिले हैं। तो पहले जो सर्वाधिक जहां पर खतरा हुआ करता था, जिसको रेड कॉरिडोर के नाम से हम जानते थे, अब उसमें उस श्रेणी में देखिए सिर्फ 2 जिले बचे हैं, यानी कि 2005 तक आप देख रहे थे 200 प्लस थे। अब उसमें इस श्रेणी की अगर बात करें, LWE अफेक्टिव डिस्ट्रिक्ट, यानी कि लेफ्ट विंग जो एक्सट्रीमिज्म है उससे प्रभावित जिले में इस श्रेणी में सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट बची हैं। अब इन 2 जिलों का नाम क्या है, तो इन 2 जिलों का नाम याद रखिएगा। एक है आपका बीजापुर और दूसरा आपका नाम है पश्चिमी सिंहभूम। अब बीजापुर डिस्ट्रिक्ट कहां है, तो बीजापुर आपका छत्तीसगढ़ में है, और दूसरा पश्चिमी सिंहभूम कहां है, तो वो आपका झारखंड में है। इसी तरह से दूसरा है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंसर्न। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंसर्न में आपका सिर्फ एक जिला है, चिंताजनक जिला जिसको कह रहे हैं, जिस श्रेणी को कह रहे हैं, उसमें कांकेर जिला है। ये कहां का है, छत्तीसगढ़ का है। तो इसमें क्या है, इसमें आपका सिर्फ कांकेर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक। और तीसरा है लीगेसी थ्रस्ट डिस्ट्रिक्ट, जिसको विरासत और फोकस जिले के तौर पर जाना जा रहा है, यानी जहां पर पहले जो रेड कॉरिडोर वाली स्थिति थी, लेकिन अब वहां से पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि ये चीजें उससे मुक्त हो गया है, बस इसे ध्यान दिए जाने की जरूरत है। तो यहां पर इसमें अगर डिस्ट्रिक्ट्स की संख्या आप देखेंगे तो इसमें लगभग 35 जिले हैं। तो 35 जिले इसमें हो गए, जिसमें कि लीगेसी एंड थ्रस्ट डिस्ट्रिक्ट की श्रेणी है। इसके अलावा एक जिला हो गया आपका डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंसर्न में, और साथ साथ 2 जिला हो गया आपका पहली श्रेणी LWE अफेक्टिव डिस्ट्रिक्ट में। तो इस तरह से कुल जिले कितने हो गए, तो 38। तो अगर टोटल लिस्ट की बात करें, जहां पर अगर हम ये कहें कि पूरे अगर लिस्ट को देखें, टोटल LWE यानी कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से जो प्रभावित जिलों की संख्या है वो तो अभी भी 38 ही है। 2024-25 की लिस्ट में जो संख्या थी वही अभी की लिस्ट में भी है, लेकिन उसकी कैटेगरी बदल दिया गया। इसका यह मतलब हुआ कि सपोज दैट किसी व्यक्ति को कोई रोग हो जाए, अब कुछ लोगों में वो रोग फैला हुआ है, तो कुछ लोग ऐसे हैं जिसमें अभी भी उस रोग के गंभीर लक्षण दिखाई दे रहे हैं। सबसे ऊपर वाली श्रेणी, तो ये वाली आपकी श्रेणी हो गई, जिसमें 2 जिले ऐसे हैं जहां पर अभी भी इस गंभीर रोग की
आप कह सकते हैं पूरी तरह से वो लक्षण आपको यहां पर प्रकट हो रहे हैं। दूसरा ये है कि वो चिंताजनक, यानी कि ठीक तो हो गया है लेकिन थोड़ी बहुत अभी गुंजाइश बाकी है। इसका मतलब थोड़ी सी चिंताजनक स्थिति, अगर ध्यान दिया जाएगा तो ये भी रोग ठीक हो जाएगा। और ये 35 जिले वो हैं, यानी कि यहां पर रोग ठीक हो चुका है, लेकिन ऑब्जर्वेशन में रखा गया है रोगी को कि भाई देख लें कहीं ऐसा ना हो कि लक्षण फिर से उभर कर सामने आ जाए। तो ये 3 श्रेणियां हैं। तो ज्यादातर अगर आप देखें तो 35 जिले ऐसे हैं जहां पर पूरी तरह से लक्षण ठीक हो गया है। एक जिला ऐसा है थोड़ा सा इस पर गुंजाइश है, इसमें ध्यान दिया जाएगा तो यहां से भी लक्षण नहीं दिखेंगे, ऑब्जर्वेशन वाली श्रेणी में ये भी आ जाएगा। और 2 जिले ऐसे हैं जहां पर अभी भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं, अब उस पर फोकस करके उसको भी समाप्त करने की कोशिश की जाएगी। तो यही 3 श्रेणियां हैं, LWE प्रभावित जिले, दूसरा है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंसर्न, तीसरा है लीगेसी एंड थ्रस्ट। ठीक, अब इसमें क्या है कि जो रेड कॉरिडोर में जो संख्या थी उसको घटा के हम मोटे तौर पर कहें तो 2 जिलों तक ले आया गया है, जिसमें बीजापुर छत्तीसगढ़ का और साथ साथ पश्चिमी सिंहभूम जो कि झारखंड का जिला है। अब इसमें जो विरासत श्रेणी है, विरासत और फोकस वाले जो श्रेणी है जिसमें कि 35 डिस्ट्रिक्ट की बात की जा रही है, वो कितने राज्यों में है? तो वो 9 राज्यों में है, जिसमें कि आंध्र प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट है, छत्तीसगढ़ में आपकी 11 डिस्ट्रिक्ट है, इसके अलावा आप देखेंगे तो बिहार की भी 4 डिस्ट्रिक्ट है, इस तरह से झारखंड की 3 डिस्ट्रिक्ट है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में 2-2 डिस्ट्रिक्ट है, इसके अलावा ओडिशा में 8 है, तेलंगाना में 2 है और पश्चिम बंगाल में 1 डिस्ट्रिक्ट है। तो इस तरह से कुल जो डिस्ट्रिक्ट हैं 35 डिस्ट्रिक्ट हैं, उनकी बात यहां पर की जा रही है। अब देखिए यहां पर सुधार जो हुआ है, जो भी ये सुधार आपको दिखाई दे रहा है, तो इसके पीछे कुछ तो रीजन होगा। क्या प्रयास किए गए, किन वजहों से ये सुधार दिखाई दे रहा है, तो सुधार का रीजन क्या है, कारण क्या है और सरकारी कदम क्या उठाए गए, ये आपके मुख्य परीक्षा में आपके आंसर राइटिंग के पॉइंट्स हो सकते हैं। तो सुधारों में अगर बात करेंगे तो सबसे पहले हम जिक्र कर सकते हैं नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान 2015 का, यानी कि राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना जो थी 2015 की, इसका हम अहम रोल कह सकते हैं, SRE का रोल कह सकते हैं, सिक्योरिटी रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर स्कीम है उसका रोल कह सकते हैं, जिसके तहत ढेर सारे प्रयास किए गए और भी कुछ कुछ चीजें हैं जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो सबसे पहले नेशनल पॉलिसी जिसकी बात आप यहां पर कर रहे हैं, नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान 2015, इसके तहत हम कह सकते हैं कि सुरक्षा और विकास दोनों को साथ साथ लेकर चलने की जो योजना बनी और 11 वर्षों तक जो अभियान चलाया गया उसका परिणाम ये रहा कि ये आपको देखने के लिए ये रिजल्ट मिल रहा है। सिक्योरिटी ऑपरेशंस जो चलाए गए, विशेष तौर पर अगर देखें तो बस्तर दंतेवाड़ा में जो सर्च ऑपरेशंस लगातार चलाए गए, उसका भी परिणाम ये है एक लंबे समय में कि लोगों तक विकास भी पहुंचा और साथ साथ हम कह सकते हैं कि दूसरी तरफ सिक्योरिटी ऑपरेशंस ने अपना काम भी किया। इसके अलावा जो डेवलपमेंट की पहल की गई, यानी कि जो बुनियादी चीजें होती हैं, यानी कि बिजली हो गई, आपकी रोड हो गई, कनेक्टिविटी को ठीक करने के लिए स्कूल हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, इन चीजों का पहुंचना भी कहीं ना कहीं एक सकारात्मक संदेश लेकर गया। इन क्षेत्रों तक विकास की जो हम कह सकते हैं गंध पहुंची, विकास पहुंचा। इसके अलावा डेवलपमेंट पहल के साथ साथ जो इंफ्रा डेवलपमेंट है, इंफ्रा डेवलपमेंट में विशेष तौर पर किसी भी जगह पर अगर आपको अपराध खत्म करना है तो सबसे जरूरी चीज होती है कनेक्टिविटी, और यहां पर जो रोड है वो एक अहम भूमिका निभाता है। जहां पर रोड नहीं है, दुर्गम जगह है, छुपने की जगह है, वहां पर ही ऐसे अपराध पनप सकते हैं। तो यहां पर सुरक्षा कैंप जगह जगह पर हुआ, कनेक्टिविटी रोड के माध्यम से बेहतर हुई, तो उसका भी प्रयास ही कहा जा सकता है। साथ साथ हम कह सकते हैं कि जो समर्पण करता थे, यानी कि जो नक्सलवाद की धारा पर चल पड़े थे लेकिन उनको कुछ ऑप्शंस दिए गए। ये कहा गया कि अगर आप शस्त्र छोड़ते हैं, अगर ये राह आप छोड़ते हैं तो आपको पुनर्वास मिलेगा, आपको नौकरी मिलेगी, मुआवजा मिलेगा, आपको सुरक्षा मिलेगी। तो उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि एक जो ऑप्शन उनको दिया गया उसका भी एक सकारात्मक परिणाम निकला। और एक कम्युनिटी कह सकते हैं जो कम्युनिटी पुलिसिंग है, यानी कि लोगों के माध्यम से पुलिसिंग ने बढ़िया काम किया। गांव के माध्यम से जो सूचना तंत्र डेवलप होता है तो गांव के लोगों को विश्वास में लिया गया, उनके साथ जो कम्युनिटी पुलिसिंग की व्यवस्था की गई, यानी ग्रामीण और पुलिस मिलकर एक अच्छा सूचना तंत्र का निर्माण हुआ, जिसमें पुलिस ने भी अपना काम किया, ग्रामीण युवाओं ने, लोगों ने वहां के सही काम किया, जिसका यह परिणाम देखने को मिला। सुरक्षा संबंधी जो एक्सपेंडिचर है, यानी कि सुरक्षा पर जो खर्च किए गए, जागरूकता कार्यक्रम विभिन्न जो चलाए गए, उसकी वजह से भी लोगों को इस नक्सलिज्म से, इसके प्रभाव से मुक्त होने में सहायता मिली। विशेष तौर पर जो सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर स्कीम है, SRE जिसको कहते हैं, केंद्र द्वारा 1685.65 करोड़ रुपए जो है वो वर्ष 2023-24 से पिछले 5 वर्षों के दौरान इस पर व्यय हुए, जिसमें कि छत्तीसगढ़ झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया। यहां पर जो पुलिसिंग है उसके मजबूत होने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। अब ये
कुल मिलाकर ये सारे प्रयास ऐसे थे कि इनकी वजह से ही जो सुधार है वो आपको इस रूप में दिखाई दे रहा है कि वर्ष 2005 में जो 200 से ज्यादा संख्या जिनकी थी मोस्ट अफेक्टिव डिस्ट्रिक्ट के तौर पर, आज वो सिमटकर 2 जिलों तक आ गई है। नक्सलवाद की जब भी हम बात करते हैं तो हमारा सीधे तौर पर इसका कहां से इसकी शुरुआत हुई थी, शुरुआत जरूर एक किसान विद्रोह के रूप में हुई थी, जो कि पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में नक्सलबाड़ी गांव था, वहां पर एक किसान विद्रोह के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन धीरे धीरे ये किसान विद्रोह क्या होता गया, भूमि अधिकार और सामाजिक न्याय की मांग के साथ शुरू हुआ किसान विद्रोह। बाद में इसको लीडरशिप मिली चारू मजुमदार, कानू सान्याल और साथ साथ जंगल संथाल के द्वारा, और धीरे धीरे साम्यवादी विचारधारा पर यह आधारित था, उग्र वामपंथी आंदोलन में तब्दील होता गया। और धीरे धीरे इसका लक्ष्य ही यह था कि सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से राज्य को ही, यानी राज्य की जो सत्ता है उसको उखाड़ फेंका जाए, और ये दूसरे रास्ते पर धीरे धीरे बढ़ता गया। इसकी तमाम इसमें विकृतियां थी, बहुत लोगों की जाने गई, लेकिन कुल मिलाकर इन सकारात्मक जो पहल है इनका रिजल्ट यह है कि आज ये 2005 की जो स्थिति थी उससे हम इसको लगभग इसको नक्सल मुक्त घोषणा तो हो ही गई है, 2 डिस्ट्रिक्ट तक इसको सीमित करने में सफल रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके लिए देते हैं एक महत्वपूर्ण सूचना। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की तो आप जुड़िए हमारे इस जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स से। ये कोर्स आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि आपकी तैयारी को कम समय में बेहतर करवा सकता है। कैसे करवा सकता है? तो इस कोर्स के माध्यम से आपको 14 महीने में जीएस की तैयारी प्रीलिम्स और मेंस दोनों की कंप्लीट कराता है। साथ साथ इसमें अगर बात करें तो इसमें 18 आपको टेस्ट भी देने को मिलते हैं। 2 साल में इसको करंट अफेयर्स जो आपका है, करंट अफेयर्स का आपका पोर्शन 2 साल में ये वीडियो और पीडीएफ के माध्यम से, प्रिंटेड मटेरियल के माध्यम से कवर करता है। अन्य भी ढेर सारी विशेषताएं हैं। माध्यम की बात करें तो हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी अवेलेबल है, तो तीनों माध्यम में अवेलेबल है। ऐसी दशा में आपको करना क्या है? आपको ये कोर्स लेना है। इसकी कीमत आकर्षक है, 34,999 इसकी कीमत है। इसमें भी अतिरिक्त छूट आपको मिलती है अगर आप AMITABH अमिताभ कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है? तो इसके लिए आपको डाउनलोड करना है दृष्टि लर्निंग ऐप, और दृष्टि लर्निंग ऐप पर जाकर जीएस स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स को आप सर्च करेंगे, वहां से अप्लाई पे जाएंगे। जब भी उस कोर्स को बाय करना होगा पहले फीचर्स देख लीजिए, अगर आपको लगता है आपके लिए उपयोगी है तो आप वहां पर कूपन कोड इस्तेमाल करिए अमिताभ, अतिरिक्त डिस्काउंट के साथ इसका लाभ उठाइए। देखिए अभी इस कोर्स को अगर आप लेते हैं, इन फ्यूचर आप आते हैं ऑफलाइन कोर्स को ज्वाइन करने, तो यहां पर आपको दी गई जो आपके द्वारा फीस है उसको वहां पर एडजस्ट किया जाएगा, तो दोहरा लाभ है। चलिए चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। जिम्मेदारी आप पर छोड़ते हैं, कष्ट थोड़ा सा आप भी करिए, जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में कौन सा जिला रखा गया है? बताइए आप। बीजापुर, कांकेर, पश्चिमी सिंहभूम या सुकमा? तो इसका जवाब हमें विश्वास है कि आप सही देंगे। कमेंट बॉक्स में आपके जवाब की प्रतीक्षा है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे परिवार से जुड़ जाइए, हमारे सारे अपडेट्स आपको मिलते रहे। साथ साथ टेलीग्राम पर भी हमको फॉलो कर सकते हैं, दृष्टि आईएएस यूट्यूब नाम से हम वहां भी उपलब्ध हैं। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।